नमस्कार, मैं संजू शर्मा हिंदी की अध्यापिका मैरीगोल्ड बल्ब स्कूल से आज की ऑनलाइन क्लास वीडियो में आपका स्वागत है। पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा था समास की परिभाषा, विशेषताएं और उसके भेद के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम जानेंगे उसके दो भेद हम पढ़ चुके हैं और तीसरे भेद के बारे में। ये 6 भेद बताए थे हमने, उसमें से हमने 2 भेद पढ़ लिए हैं और आज इसका तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी दोनों ही पद दोनों साइड में यानी दोनों तरफ से बराबर महत्व होना, दोनों शब्दों का बराबर महत्व होना, बराबर एक दूसरे के बराबर होना या अपने अपने स्थान पर प्रधान होना, यानी दोनों पद प्रधान होना। द्वंद्व शब्द का अर्थ ही होता है। तो जिस इसकी परिभाषा के बारे में हम अगर जानते हैं तो परिभाषा क्या होती है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी हमने बताया था कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस द्वंद्व समास में क्या होता है कि हमने परिभाषा में लिखा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, कि दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, माता और पिता, ये एक सामासिक शब्द है, माता और पिता। और इसमें फिर क्या होता है, क्या जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या लगाते हैं, माता और पिता। इसको बोलते हैं हम समुच्चय बोधक शब्द। और समुच्चय बोधक शब्द जब सामासिक शब्द बनाते हैं तो हटा दिया जाता है। तो इसमें दोनों ही पद महत्वपूर्ण है। आपका पहला पद क्या है, माता, और दूसरा पद क्या है आपका, पिता। तो दोनों अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व रखते हैं। तो इस समास का मतलब ये होता है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाल रोटी, राजा और रंग, ये सारे अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। और एक अगर इसकी पहचान हम करते हैं तो आपका ये देखा होगा आपने, विलोम शब्द की तरह भी होता है, यानी उल्टा भी होता है एक दूसरे का, कि माता और पिता। तो यानी दोनों लग, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आकाश पताल, ऐसे करें तो ये विलोम शब्द का भी आपको आभास करता है, इससे भी इसकी पहचान होती है। परंतु आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये होता है आपका द्वंद्व समास। अब हम चौथा प्रकार इसका पढ़ेंगे, चौथा भेद इसका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा के बारे में हम जानते हैं कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। तो क्या होता है बहुव्रीहि समास? बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। यानी द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में क्या है कि दोनों पद मिलकर, यानी पूर्व पद उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी वो तीसरा ही अर्थ निकालते हैं। दोनों पदों का कोई महत्व नहीं होता, पूर्व पद और उत्तर पद का। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, नीलकंठ, ये एक शब्द है, सामासिक शब्द। जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या हुआ, नीला है कंठ जिसका। आपने सुना होगा कि ऐसा कौन है जिसका जो कंठ होता है वो नीला होता है। तो इसका नया शब्द क्या निकला, तीसरा पद क्या निकल रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, शिव जी। यानी शिव है, उनका कंठ क्या है, नीला है। तो ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। पूर्व पद था नील, नील का मतलब नीला, और कंठ का मतलब होता है गला यानी कंठ। तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण न होकर एक तीसरे पद का निर्माण कर दिया है शिव। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है आपका श्वेतांबर। श्वेत का मतलब क्या था, पहला पद क्या इसमें श्वेत, और दूसरा होता है अंबर यानी सफेद। श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। अंबर का मतलब कपड़े, यानी श्वेत कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वाली स्त्री। तो इसका तीसरी अर्थ कौन होती है, सरस्वती माता, यानी सरस्वती माता सफेद वस्त्र धारण करती है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। दशानन, यानी जिसके 10 आनन हो या मुख हो वो ब्राह्मण होता है। मेघनाद, मेघ का मतलब क्या होता है, मतलब बादल, और मेघनाद, नाद का मतलब गर्जना, यानी जिस प्रकार जो बादलों की तरह गरजता वो कौन होता है, मेघनाद होता है, जो ब्राह्मण का पुत्र था। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाया है कि वह समास जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का ही निर्माण करते हैं, तीसरे पद को इशारा करते हैं, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। तो आज हमने जाना है द्वंद्व समास के 5वें भेद के बारे में। 5वें भेद क्या है, तो 5वां भेद इसका होता है कर्मधारय समास। कि कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब है दूसरा पद, उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है।
एक इसकी विशेषता ये होती है कि दोनों शब्द मतलब पूर्व पद और उत्तर पद में क्या संबंध होता है, विशेष्य और विशेषण का। विशेष्य और विशेषण का उपमान और उपमेय का संबंध होता है। यानी इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है उदाहरण में कि विशेष्य और विशेषण। अब आपको जानना होगा कि विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं। तो विशेष्य क्या होते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, और विशेषण क्या होता है, विशेषता यानी उसके गुण, अवगुण, जो भी उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी, योग्यता, उसके बारे में बताया जाता है, वो होता है विशेषण। विशेष्य जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो। अब है उपमान और उपमेय। उपमेय का मतलब क्या होता है कि किसकी तुलना की जा रही है, और उपमान का मतलब किससे, यानी किससे किसकी तुलना की जा रही है या उसको किसकी उपमा दी जा रही है। यानी जैसे घनश्याम शब्द है, तो घनश्याम का मतलब घन क्या होता है, बादल, और श्याम शब्द क्या है, श्री कृष्ण भगवान के लिए आता है, या श्याम का मतलब काला भी होता है। तो श्री कृष्ण भगवान की तुलना कभी क्या की जाती है, किसके कारण, कि भगवान श्री कृष्ण का रंग काला होने के कारण हम उनकी तुलना, भगवान की तुलना बादलों से करते हैं कि बादलों का रंग भी काला होता है और भगवान के मुख का रंग भी काला होता है, इसलिए हम उसकी तुलना करते हैं। तो ये होता है उपमान और उपमेय का संबंध। अभी जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या होता है, मिर्च कई प्रकार की होती है। मिर्च शब्द तो क्या आपका विशेष्य, और काली शब्द क्या हो गया, विशेषण। यानी जो मिर्च हम किस प्रकार की है, काली, उसका क्या गुण है, काला। उसकी पहचान किस प्रकार से की हमने, उसके काले प्रकार से जानकर। तो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, विशेष्य और विशेषण का उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब जैसे कि उदाहरण फिर से समझेंगे कि मुख्य मंत्री, और मुख्य मंत्री में आपका दूसरा पद क्या होता है, उत्तर पद है ये तो है आपका इसमें प्रधान, मुख्य। और इसमें क्या है, ये मुख्य शब्द है। मुख्य क्या बता रहे हैं, विशेषण के बारे में बता रहा है कि मंत्री तो बहुत सारे हैं, परंतु जो उसमें सबसे मेन है, जो मुख्य है, वो क्या होता है, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है। उसको प्रधान बना दिया जाता है सब मंत्रियों के ऊपर। तो ये आपको क्या करा रहा है, विशेषण का आभास करा रहा है, और ये आपको क्या करा रहा है, विशेष्य का करा रहा है। ये दोनों का इसमें ये संबंध है। तो मुख्य है जो मंत्री, वो क्या कहलाता है, मुख्यमंत्री। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुख चंद्र। चंद्र, अब इसमें आप पहचानेंगे, मुख का मतलब मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, यानी मुख रूपी चंद्रमा। जैसे हम किसी का जो मुंह है, मुख बहुत सुंदर होता है, तो हम उसको किसकी उपमा देते हैं, चंद्रमा की। तो मुख को इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान हो गया, और मुख्य क्या है इसके अंदर, उपमेय, और उपमान क्या है, ये तो आपका हो गया इसमें उपमेय, और ये हो गया आपका उपमान। यानी मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। उसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा, मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ, अब इसमें मुनि शब्द क्या है, उपमेय है, और श्रेष्ठ शब्द क्या है, उपमान। यानी जो सबसे श्रेष्ठ है उसको हम क्या कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ कहते हैं। तो ये था आज हमारा कर्मधारय समास कि जिसमें उपमेय और उपमान का, विशेष और विशेषण का संबंध होता है, वो हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, जिसका कंठ ये हमारे उसमें भी आता है, बहुब्रीहि समास में भी आता है, और कर्मधारय समास में भी आता है। परंतु जब दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है तो हम कर्मधारय समास में इसको मानते हैं। नीला कंठ वैसे ही बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, परंतु कंठ क्या है आपका उपमेय शब्द है, और नीला क्या है, विशेषण शब्द है। यानी विशेष और विशेषण का शब्द संबंध होने के कारण ये कर्मधारय समास में भी आता है। तो इसमें प्रधानता हम कर्मधारय समास में देंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं समास के अंतिम भेद के बारे में। अंतिम भेद समास का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उसकी आइडेंटिफाई क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है दूसरा, और पूर्व पद होता है गौण। गौण का मतलब कम महत्व होता है, यानी इसमें ज्यादा महत्व उत्तर पद को दिया जाता है, पूर्व पद को कम समझा जाता है, गौण समझा जाता है। और फिर बीच में आने वाले परसर्ग को वो लोप हो जाए। लोप का मतलब समाप्त। अब होता है परसर्ग क्या होते हैं कि जैसे हमने पहले बताया था कि हमने जितने भी कारक पढ़े हैं उनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। जैसे कार, के, की, से, के लिए, ये सारे क्या होते हैं, परसर्ग या कारक के चिन्ह होते हैं। तो जब हम इसका एक सामासिक पद बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सारे
विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसे सामासिक शब्द को बनाते समय। तो तत्पुरुष समास के, अगर हम तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास से, कि जितने भी कारक हमारे जैसे 8 प्रकार के होते हैं, उन 8 प्रकार में से पहला कर्ता कारक और संबोधन कारक अंतिम कारक को छोड़कर जो बीच के हमारे 6 प्रकार होते हैं कारक के, वो इस तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं। उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कर्म तत्पुरुष। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है कर्म तत्पुरुष का? जैसे कारक का कर्ता ने कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को हुआ। तो जैसे मैंने एक सामासिक शब्द लिखा है, इसको क्या बोलेंगे आप? समस्त पद। ये सामासिक शब्द हो गया। अब अगर आप इसका विग्रह करोगे, टुकड़े करोगे, तो क्या होगा? यश को प्राप्त। ये को किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्म तत्पुरुष का। तो कर्म तत्पुरुष का, और ये हमने इसका समस्त पद बनाया, तब इस को का यहाँ पे लोप हो गया है। अब दूसरा इसका प्रकार है तत्पुरुष समास का करण। करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। यानी आप पेन से लिखते हो, किससे काम कर रहे हो? से जो विभक्ति चिन्ह है वो करण तत्पुरुष के बारे में हमें बताता है। जैसे एग्जाम्पल इसका गुणयुक्त। गुणयुक्त ये एक समस्त पद है, सामासिक पद है। जब आपने इसका विग्रह किया, टुकड़े किए, तो ये विभक्ति चिन्ह आ गया इसके अंतर्गत कि गुणों से युक्त। कोई मनुष्य गुणों से युक्त होता है, उसको तो क्या बोलते हैं? गुणों से युक्त। जैसे एक और शब्द है मन चाहा। मन से जिसको चाहते हैं। और हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। यानी हम किसी को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए हम काम करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है हमारा करण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास का तीसरा प्रकार कौन सा होता है? तीसरा भेद होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह या प्रश्न क्या होता है? के लिए। क्या काम किसके लिए हो रहा है? तो जैसे कि इसमें ये समस्त पद है, सामासिक पद है डाक गाड़ी। यानी डाक के लिए गाड़ी। गाड़ी किस लिए मंगवाई जाती है? कि गाड़ी अब मंगवाई गई है, वो डाक के लिए मंगे, डाक भेजने के लिए। दूसरा उदाहरण है हमारा सत्याग्रह है। यानी आग्रह किसी के लिए याचना करना या कुछ मांगना, किसके लिए कर रहे हो आप? सत्य के लिए, कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना है, निवेदन करना है। अब इसका चौथा प्रकार होता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है से। वैसे हमारा करण तत्पुरुष समास का भी विभक्ति चिन्ह से ही होता है, परंतु इस दोनों से में अंतर क्या है? सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि करण तत्पुरुष का जो से है वो उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ काम होता है। जैसे कि मैं पेन से लिख रही हूँ या मैं मार्कर से पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे हाथ को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो तो होता है से विभक्ति चिन्ह करण तत्पुरुष के लिए। और अब इसमें क्या है? अपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा? इस से का मतलब होगा कि उससे दूर चले जाना, उससे हट जाना। उसका मतलब जैसे कि धनहीन। इस हीन शब्द का क्या होता है? कि जिसके पास धन संपत्ति नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? धन से हीन, कि वो उसके पास धन नहीं है। जैसे कि इसका विग्रह किया तो क्या हुआ? धन से हीन। यानी जिसके पास संपत्ति, धन, पैसे नहीं होते, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कि धन से हीन व्यक्ति है। देश निकाला। देश निकाला का मतलब जिस व्यक्ति को देश से निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, उस व्यक्ति के लिए आता है देश निकाला शब्द। तो इस से का मतलब क्या होता है? अलग होना। और उस से का मतलब करण से, उस से का मतलब क्या हुआ? जुड़े रहना। और अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह में से आता है उसका मतलब होता है अलग होने का भाव प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। करण से का मतलब जुड़े रहना और अपादान से का मतलब अलग होने का। जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो अगर इस उदाहरण में आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा समास होगा, तो पेड़ से फल क्या हो गया? अलग हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ? कि अपादान कारक है, उसमें अपादान तत्पुरुष समास है। अब इसका पांचवा प्रकार है संबंध। यानी किसी के साथ हमारा क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो इसमें शो होता है, दिखाता है आपको। कि जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का के की, यानी जुड़े रहना। और जब हम सामासिक पद या समस्त पद बनाते हैं तो उसका लोप कर देते हैं। भारत रत्न। अब इसका विभक्ति चिन्ह आप क्या हुआ? का मतलब भारत का रत्न। ये भारत का बहुत बड़ा पुरस्कार भी है, यानी जिसको मिला तो बहुत अच्छे कार्य करता अपने देश के लिए, उसको क्या मिलता है? भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका को विभक्ति का हमने लोप कर दिया यहाँ पे भारत रत्न शब्द बनाते समय। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रजापति। प्रजा यानी जनता,
और पति का मतलब होता है स्वामी, यानी प्रजा का जो पति होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रजापति बोलते हैं। प्रजा का जो स्वामी होता है, इसका का यहाँ पे लोप हो गया है। अब हमारा छठा इसका प्रकार है, छठा और अंतिम तत्पुरुष का प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। जैसे कि दान वीर, यानी जो दान में सबसे ज्यादा वीर है। जैसे कर्ण का नाम आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दानवीर कर्ण। क्यों बोलते हैं? यानी दान में उसने सबसे ज्यादा महानता हासिल की है। तो इसके लिए ये में इसका विभक्ति चिन्ह ये यहाँ पे लोप हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लोकप्रिय। लोक का मतलब क्या होता है? इस संसार में। प्रिय का मतलब सबको अच्छा लगता है। ये इसका विभक्ति चिन्ह है में, यानी इस पूरे संसार में जो सबको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ये बहुत लोकप्रिय है। ये फिर आज के हमारे समास का टॉपिक यहाँ पर पूर्ण होता है। आज हमने पूरे समास आपको बता दिए कि 6 प्रकार ये आपके होते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।